नीलगिरी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर स्थित हो फ्लैट नंबर 402 के भीतर की हवा में एक ऐसा पथरीला दमघोटू सन्नाटा पसरा था जो बाहर की चिलचिलाती धूप से भी ज्यादा खौफनाक था। बाहर मुख्य दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में एक चमकती नेम प्लेट लगी थी, नितिन प्रताप। बालकनी में करीने से सजे हुए मनी प्लांट के गमले, दरवाजे पर टंगा ताजा तोरण और साफ सुथरा गलियारा बाहर से गुजरने वाले किसी भी इंसान के लिए एक सुखी, संपन्न और संस्कारी मध्यम वर्गीय परिवार का मुकम्मल भ्रम पैदा करने के लिए काफ़ी था। लेकिन इस फ्लैट की चार दीवारों के पीछे जो कड़वी हकीकत रोज दम तोड़ती थी, उसे कोई बाहरी आंख नहीं देख। बेडरूम की धुंधली खिड़की के कांच से छन कर आती तेज पीली धूप फर्श पर बिछी सूती चटाई के एक बड़े हिस्से को झुलसा रही थी। उस चटाई पर 5 साल का आरव बैठा था। उसके दोनों घुटने उसकी छाती से कसकर सटे हुए थे और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका रखा था। उसकी पूरी कायनात इस वक्त उसके नन्हे हाथों में थमी एक सस्ती नीले रंग की प्लास्टिक की खिलौना गाड़ी में सिमट चुकी थी। आरव बहुत धीरे से, बिना कोई आवाज़ किए, अपनी छोटी सी उंगली से उस गाड़ी के पिछले पहियों को घुमाता, फिर उसे रुकते हुए बड़ी एकाग्रता से दिखता और पहिया रुकते ही दोबारा वही प्रक्रिया शुरू कर देता। 5 साल की इस मासूम उम्र में, जहां बच्चों की बेबाक चीख पुकार, जिद और खिलखिलाहट से पूरा घर सिर पर उठा रहना चाहिए, लेकिन आरव ने खुद को बिल्कुल अदृश्य और खामोश कर लेने का एक डरावना, अस्वाभाविक हुनर सीख लिया था। वह इस घर के माहौल को भांपना सीख चुका था। वह जानता था कि इस घर में जरा सी भी तेज आवाज़ या उसकी कोई छोटी सी भूल उसके पापा के भीतर छिपे उस सोए हुए तूफान को पल भर में जगा सकती थी। और जब वह तूफान जागता था तो उसका पूरा गुस्सा उसकी माँ पर बरसता था, जो बात बात पर उसे उसकी औकात याद दिलाने का जरिया बन जाता था। गीता बिस्तर के सुलगते हुए किनारे पर बैठी थी। उसके पैर फर्श को छू रहे थे, लेकिन उसका पूरा वजूद जैसे पत्थर का हो चुका था। उसने बहुत धीरे से अपनी बाई हथेली को अपनी दाई कलाई पर रखा। उसकी सूती साड़ी के पल्लू के नीचे छिपने की नाकाम कोशिश कर रहे वो लाल, मटमेले और हल्के नीले रंग के बदसूरत निशान अभी भी भीतर तक सुलग रहे थे। ये निशान कल रात नितिन की मजबूती सदी हुई उंगलियों के कड़े दबाव से उसकी त्वचा पर छप गए थे। कल रात नितिन ने कोई चिल्ला चिल्ली नहीं की थी। वह बहुत सातिर, पढ़ा लिखा और चालाक इंसान था। वह जानता था कि हॉल में सो रहे अपने बूढ़े माता पिता या अपने भाई सुमित को जगाए बिना अपनी मर्दानगी का खौफ और अपना पूर्ण नियंत्रण कैसे थोपना है। उसने बस अंधेरे बेडरूम में गीता का हाथ पकड़ा, उसे अलमारी के नुकीले कोने की तरफ धकेला और उसकी कलाई को इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि गीता के मुंह से निकलने वाली चीख उसके हलक में ही घुट कर रह गई थी। नितिन ने अपनी ठंडी जलती हुई आंखें उसकी आंखों में गड़ाकर बेहद धीमी आवाज में उसके कान के पास कहा था, अपनी औकात मत भूलो गीता, यह मुंबई शहर है। तुम्हारा वो इलाहाबाद का छोटा सा पिछड़ा कस्बा नहीं है। इस घर में रहना है, मेरी गाड़ी में बैठना है और इस समाज में एक रईस मैनेजर की पत्नी बनकर इज्जत पानी है तो मेरी शर्तों पर और हमेशा दब कर रहना होगा। जिस दिन तुम्हारी यह जबान जरा सी भी लंबी हुई या चेहरे पर यह तेवर दिखे, उस दिन तुम्हें और तुम्हारे इस रोतलू बच्चे को इसी बोरीवली की सड़क पर खड़ा कर दूंगा। वैसे भी तुम जैसी बेसहारा औरत को सहारा देकर मैंने तुम पर और तुम्हारे खानदान पर बहुत बड़ा उपकार किया है। गीता की आंखें आज सुखी थीं। पिछले 7 सालों से इस घरेलू नरक ने उसके आंसुओं के कुएं को सुखा कर पत्थर बना दिया था। वह चुपचाप सुने में ताकती हुई अपने अतीत के पन्नों को पलट रही थी। उसे याद आ रहा था वह दिन जब नितिन का रिश्ता उसके इलाहाबाद वाले घर आया था। उसके सीधे साधे पिता सदानंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी भविष्य की पेंशन का हिस्सा दांव पर लगा दिया था ताकि उनकी बड़ी बेटी एक बड़ी शहर के रईस घर में जा सके। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी नितिन के पैरों के पास रखने वाले अंदाज में पूरे खानदान के सामने कहा था, सूट बूट वाले हमारे दामाद जी तो बिल्कुल साक्षात देवता हैं।
इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं, फिर भी देखिए कितने सीधे, संस्कारी और जमीन से जुड़े हैं। नितिन ने उस समय अपने चेहरे पर शालीनता, बड़प्पन और आधुनिक सोच का ऐसा चमकीला मुखौटा पहन रखा था कि गीता भी उसकी बातों और उसकी नकली मुस्कान के झांसे में आ गई थी। उसने सोचा था कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसकी पढ़ाई, उसके सपनों और उसके आत्मसम्मान की कद्र करेगा। लेकिन शादी के ठीक 2 महीने बाद जब वह इलाहाबाद की सीमाओं को पार करके मुंबई के इस फ्लैट में कदम रख चुकी थी, तब धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि नितिन का वह संस्कारी रूप सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए, समाज के लिए एक परफेक्ट जेंटलमैन और आदर्श पति की छवि का निवेश था। घर का मुख्य दरवाजा बंद होते ही उसका वह कीमती कोट उतरता था और उसके साथ ही उतर जाता था उसका इंसानियत का ढोंग। घर के भीतर आते ही वह एक शक्की और सनकी मालिक में तब्दील हो जाता था, जिसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ पैर की जूती और अपनी कुंठाएं निकालने का एक बेजुबान जरिया था। तभी फ्लैट का मुख्य दरवाजा एक भारी गूंजती हुई आवाज़ के साथ खुला और फिर धड़ाम से बंद हो गया। नितिन ऑफिस से लौट आया था। हॉल में उसके भारी लेदर के जूतों की थाप गूंजी और हमेशा की तरह गीता का दिल एक पल के लिए थम गया। उसके पूरे शरीर की नसें तन गई। उसने तुरंत झटके से आरव की तरफ देखा। आरव ने अपनी माँ की आंखों का इशारा पल भर में समझ लिया। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी वह नीले रंग का खिलौना गाड़ी अपनी छोटी सी जैकेट के अंदर छिपाई, चटाई पर दीवार से और सट कर बैठ गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे वह गहरी नींद में सो रहा हो। वह अपनी मौजूदगी को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। तभी बेडरूम का दरवाज़ा झटके से खुला। नितिन अंदर दाखिल हुआ। उसका सिल्क का महंगा नेकटाई थोड़ा ढीला हो चुका था, माथे पर ऑफिस के काम की शिकन थी और आंखों में वही चिर परिचित ठंडा अहंकार जो गीता को हर दिन हर पल डराता था। उसने कमरे में आते ही पहला काम यह किया कि बेडरूम का दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। गीता, नितिन ने अपनी कीमती घड़ी उतारकर साइड टेबल पर जोर से पटकते हुए कहा, आज फिर तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। मेरी माँ के पास क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या नया रोना रो रही थी वो फ़ोन पर? गीता ने अपनी सूती साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में कसकर भींचा। नितिन, अम्मा ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने तो बस आरव की तबीयत, उसके स्कूल की पढ़ाई और मेरे बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? नितिन एक हिंसक अचानक आए झटके के साथ गीता के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। उसने बिना कोई मौका दिए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और गीता के कोमल चेहरे को अपनी उंगलियों की मजबूत और क्रूर पकड़ में पूरी तरह भींच लिया। उसके नाखून गीता के गालों की त्वचा में गहराई से धंसने लगे। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत दोबारा मत करना गीता। इस घर में जो राशन की एक एक बोरी आती है, जो महंगी साड़ी तुम इस वक्त अपने जिस्म पर पहने खड़ी हो और जिस बेड पर तुम पैर फैलाकर सोती हो, वो सब मेरी दिन रात की कमाई से आता है। तुम्हारी असली औकात क्या है भूल गई? तुम्हारे उस अदने से रिटायर्ड बाप ने शादी के नाम पर मुझे दिया ही क्या था? एक पुरानी कबाड़ मोटरसाइकिल और कुछ सस्ते स्टील के बर्तन। पूरे समाज में थू थू हो रही थी मेरी। फ्री में मेरे जैसा कमाऊं इस मुंबई शहर में खुद की फ्लैट और गाड़ी वाला दामाद मिल गया। तुम सबको 24 घंटे मेरे पैर धोकर पीने चाहिए थे, लेकिन तुम और तुम्हारा वो पूरा खानदान एहसान फरामोश है। मेरी माँ सुबह से रसोई में अकेली खड़ी पसीना बहा रही है। उनके घुटनों में दर्द है और तुम यहाँ पैर पर पैर रखकर महारानी बनी बैठी हो। बाहर निकलो और सुमित के दोस्तों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम करो। गीता के गाल पर नितिन की उंगलियों का दबाव इस कदर बढ़ गया था कि उसके मुंह के अंदरूनी हिस्से में उसके अपने ही दांत चुभने लगे थे और खून का एक नमकीन कड़वा स्वाद उसकी जुबान पर तैरने लगा था। लेकिन इस असहनीय दर्द के बावजूद उसने आज अपनी आंखें बंद नहीं की। वह बिना पलक झपकाए नितिन के इस घिनौने दोहरे चेहरे को देख रही थी। यह वही इंसान था जो जब सोसाइटी के एजीएम मीटिंग में नीचे उतरेगा तो वहाँ के सेक्रेटरी और वीआईपी लोगों से हाथ मिलाकर
बड़े गर्व से कहेगा, अरे वर्मा जी, जब तक हम अपने घरों में महिलाओं को बराबरी का हक, सम्मान और पूरी आज़ादी नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज और हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बदलाव की शुरुआत घर से होनी चाहिए। इस पाखंड की गहराई इतनी भयानक थी कि गीता को अब नितिन के इस खौफ से ज़्यादा उसकी शख्सियत से घिन आने लगी थी। उसे एहसास हो चुका था कि यह इंसान अंदर से कितना खोखला और बीमार था। नितिन ने गीता को एक जोरदार झटके के साथ पीछे धकेला, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका सिर बेड से जा टकराया। नितिन ने अलमारी से अपने सादे कपड़े निकाले, उन्हें कंधे पर डाला और बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कड़े स्वर में कहा, शाम को सुमित के कुछ बहुत रईस और ऊंचे खानदान के दोस्त आ रहे हैं। माँ के साथ मिलकर रसोई में ढंग का पकवान और नाश्ता तैयार करूं। और हाँ, चेहरे पर यह रोने वाला मनहूस हुलिया मत रखना। बाहर सुमित के दोस्तों के सामने तुम्हारी जुबान सिर्फ मेरी और मेरे परिवार की तारीफों के लिए ही खुलनी चाहिए। उन्हें दूर दूर तक भनक नहीं लगनी चाहिए कि घर में क्या होता है। उन्हें लगना चाहिए कि नितिन भैया अपनी पत्नी को कितने ठाठ से महारानी बनाकर रखते हैं। नितिन बिना पीछे देखे बेडरूम का दरवाजा खुलकर बाहर निकल गया और दरवाजा फिर से एक हल्के झटके के साथ बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ हवा का सूखा झोंका रह गया था। गीता ने धीरे से अपने हाथ उठाकर सिर के पिछले हिस्से को छुआ, जहां हल्की सी सूजन आ चुकी थी और बाल बिखर गए थे। उसने फर्श पर बैठे आरव की तरफ अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। आरव, जो अब तक आंखें बंद किए पत्थर बना हुआ था, चुपचाप और बेहद सावधानी से उठा। वह दौड़ कर आया और अपनी माँ के गले से लिपट गया। उस 5 साल के बच्चे ने एक आंसू तक नहीं बहाया, क्योंकि वह जानता था कि उसके रोने की आवाज़ भी आफत ला सकती थी। वह बस अपनी छोटी, ठंडी और मासूम हथेलियों से माँ के गाल पर छपे नितिन की उंगलियों के उन लाल नीले निशानों को बहुत धीरे से सहलाने लगा, जैसे वह अपने स्पर्श से माँ के सारे दर्द को सोख लेना चाहता हो। उसने आरव की पीठ को अब थपथपाते हुए मन ही मन एक बेहद कड़ा और अंतिम फैसला ले लिया था। अब बेडरूम के उस खौफनाक सन्नाटे से निकलकर जब गीता रसोई की तरफ बढ़ी तो उसका दिल भारी था। वह सीधे रसोई में चली गई, जहाँ उसकी सास कमला देवी पहले से ही सिंक के पास खड़ी सब्जियां काट रही थी। गीता को अंदर आते देखकर कमला देवी ने एक कड़वी नज़र उस पर डाली और बिना कुछ कहे बड़बड़ाने लगी, आ गई महारानी, धूप ढलने को आई है और सुमित के दोस्त आने वाले हैं। समोसे का मैदा गूंदना है, चटनी भी पीसनी है, जरा हाथ तेज चलाओ, तुम्हारे मायके की तरह सुस्त रफ्तार यहाँ नहीं चलेगी। गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप मैदा निकाला और उसे गूंदने लगी। वह चाहती तो पलटकर जवाब दे सकती थी, लेकिन वह इस घर में किसी नए बवंडर को बुलाना नहीं चाहती थी। वह नितिन को, इस शादी को एक और मौका देना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ आरव के भविष्य के लिए। शाम को जब सुमित के दोस्त आए तो नितिन ने बाहर महफिल में अपनी झूठी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन जैसे ही दोस्त विदा हुए और रात के 9 बजे घर का असली रंग फिर सामने आ गया। डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते समय सुमित ने समोसे का एक टुकड़ा मुंह में रखा और उसे प्लेट में वापस थूक दिया। भाभी, यह क्या बनाया है? नमक तेज है और समोसे की पपड़ी एकदम कड़ी हो गई है। मेरे दोस्त खा रहे थे तो मुझे शर्म आ रही थी। मुंबई में रहती हूँ पर खाना बनाना आज तक नहीं आया। मैं दोस्त के घर जाता हूँ तो एक से एक पकवान खाता हूँ, लेकिन आपसे तो उम्मीद रखना ही बेकार है। नितिन, जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, उसने सुमित की बातें सुनते ही अपनी आंखें तरेरी। उसने अपनी थाली को थोड़ा आगे धकेला और कड़े स्वर में कहा, गीता, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम जानबूझकर ऐसा करती हो ताकि इस घर में रोज कलेश हो। तुम्हारी इसी बदतमीजी और लापरवाही का हर्जाना क्या मेरा परिवार भुगतेगा? गीता से अब चुप रहा नहीं गया। उसने अपनी कांपती हुई आवाज को समेटा। नितिन, शाम से लेकर अब तक मैं रसोई में अकेली खड़ी थी। सुमित के दोस्तों ने ज़्यादा मांग मांग कर खाया। अब अगर नमक जरा सा तेज हो गया तो इसमें इतनी बड़ी आफत क्या आ गई? जबान संभाल कर बात करो गीता। नितिन अपनी कुर्सी से झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके पिता दया शंकर जी ने
ऊपर से देखा और बोली, नितिन, बहू की जुबान बहुत चलने लगी है। इसे बड़ों का और देवर का सम्मान करना किसी ने सिखाया ही नहीं। सदानंद ने यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। बाबूजी, आप मेरे पिता को बीच में मत लाइए, गीता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। ओ, तो अब तुम मेरे बाप पर चिल्लाओगी? नितिन ने आगे बढ़कर गीता का बाजू कसकर पकड़ लिया। उसने उसे रसोई की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम्हारी यह हिम्मत? इस घर में रहना है तो घुटने टेक कर रहना होगा। सुमित मेरा छोटा भाई है, वह इस घर का बेटा है। उसकी भी किसी बात पर पलटकर जवाब देने की तुम्हारी औकात नहीं है। उस रात घर में एक लंबा और भयानक झगड़ा हुआ। गीता रोई चिल्लाई। उसने नितिन को उसकी शालीनता का ढोंग याद दिलाया, लेकिन बदले में सिर्फ उसे गालियां और ताने मिले। नितिन की माँ ने कहा, आदमी का स्वभाव ऐसा ही होता है, तुम्हें ही दबकर रहना चाहिए। गीता ने रात भर आरव को गले से लगाकर आंसू बहाए, लेकिन यह क्या? सुबह उठकर उसने फिर से झाड़ू पोछा संभाला। उसने सोचा, शायद वक्त के साथ नितिन बदल जाएगा। शायद आरव का बढ़ता हुआ कद देखकर इसके भीतर का इंसान जागेगा। वह तुरंत हार मानकर मायके भागने वाली लड़की नहीं थी। उसने अपनी आत्मा को मार कर भी उस रिश्ते को सींचने की कोशिश की। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। गीता रोज इस उम्मीद में उठती कि आज का दिन शांत बीतेगा, लेकिन नितिन का मानसिक अत्याचार एक नए रूप में सामने आता। कभी वह गीता के ट्यूशन पढ़ाने वाले पैसे को यह कहकर छीन लेता कि मेरे घर में रहकर कमाती हूँ तो इस पैसे पर मेरा हक है, तो कभी वह आरव के सामने गीता को गवार और कंगाल की बेटी कहकर अपमानित करता। गीता इन सब थपेड़ों को झेल रही थी सिर्फ इस आस में कि उसका घर उजड़ने से बच जाए। तभी एक दिन गीता के पिता सदानंद जी का फोन आया। उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, गीता बेटी, दामाद जी का फोन आया था। वह बहुत खुश थे। वह कह रहे थे कि सुमित के लिए तुम्हारी बहन निकिता का हाथ मांगने वाले हैं। समधी जी भी कह रहे हैं कि निकिता पढ़ी लिखी और सुंदर है और अब तो कंप्यूटर से कुछ कमाने भी लगी है। अगर निकिता भी उसी घर में आ जाएगी तो तुम दोनों बहनें देवरानी जेठानी बनकर उस बड़े घर पर राज करोगी। निकिता के लिए इतना हीरा जैसा लड़का तो मिलने से रहा। दोनों बहनें एक साथ रहोगी तो पुराना सारा मनमुटाव खत्म हो जाएगा और तुम दोनों का जीवन शांति से कटेगा। गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन पर पिता की बातें सुनकर उसका गला सूख गया। उसने बाहर देखा, जहां नितिन और सुमित हॉल में बैठकर हंस रहे थे। गीता को पूरी साजिश समझ में आ गई। यह कोई संयोग नहीं था। यह नितिन और उसकी माँ का बुना हुआ एक बेहद शातिर और दोहरा जाल था। वे अच्छी तरह जानते थे कि गीता अब उनके अत्याचारों को सहते सहते भीतर से मजबूत हो रही है और कभी भी उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। वे यह भी जानते थे कि निकिता इस समय की पढ़ी लिखी, आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की है जो कमाना शुरू कर चुकी है। नितिन का प्लान था कि निकिता को सुमित की पत्नी बनाकर इस घर में लाया जाए। सुमित, जो कि एक नंबर का निकम्मा और बदतमीज था, उसे बिना कुछ किए एक सुंदर और कमाने वाली पत्नी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, दोनों बहनों को एक ही छत के नीचे लाकर वे गीता के हाथ पैर हमेशा के लिए बांध देना चाहती थी। वे जानते थे कि अगर निकिता भी यहीं आ गई तो गीता अपनी बहन की गृहस्थी बचाने की खातिर नितिन के हर जुल्म और अत्याचार को चुपचाप सहेगी और कभी कोर्ट या पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगी। रात को जब नितिन बेडरूम में आया तो उसने बहुत ही नकली और मीठी मुस्कान गीता से कहा, तो गीता, तुम्हारे बाबूजी से बात हुई। हमने सुमित के लिए निकिता का हाथ मांगा है। देखो मैं कितना सहृदय हूँ। हमें दहेज दान कुछ भी नहीं चाहिए, बस यह शादी हो जाए। तुम दोनों बहनें इस घर में देवरानी जेठानी बनकर रहोगी। तुम जेठानी होगी तो तुम्हारा रसूख और बढ़ जाएगा। बस तुम्हें उसे भी दबकर रहना सिखाना होगा ताकि घर की शांति भंग ना हो। गीता ने नितिन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक ठंडी घृणा थी। उसने देख लिया था कि यह इंसान अपनी मर्दानगी और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उसकी मासूम बहन की जिंदगी को भी इस दलदल में
झुकने के लिए तैयार था। नितिन, मैं अपनी बहन की जिंदगी इस नरक में कभी नहीं घिसटने दूंगी, गीता ने बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। तुम लोग सुमित के लिए लड़की नहीं बल्कि एक और बंधुआ मजदूर और कमाने वाली मशीन ढूंढ रहे हो ताकि तुम्हारा यह निकम्मा भाई ऐश कर सके। मैं बाबूजी को साफ मना कर दूंगी। नितिन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने गीता के बाल पकड़े और उसे झटके से बेड पर गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? तुम मना करोगी? तुम्हारी क्या औकात है? कल सुबह ही तुम अपने बाप को फोन करोगी और कहोगी कि यह शादी हर हाल में होनी चाहिए, वरना याद रखना आरो को मैं गांव भिजवा दूंगा और तुम्हें पागल खाने। इस आखिरी चोट और अपनी बहन की जिंदगी पर आए इस खतरे ने गीता के भीतर के सारे सब्र को तोड़ दिया। उसने 7 साल तक मौका दिया था, हर रोज कलेश सहा था, अपनी अस्मत को दांव पर लगाया था, लेकिन अब पानी सिर से बहुत ऊपर जा चुका था। उसने जान लिया था कि इस नरक में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगली सुबह जब नितिन ऑफिस गया और सुमित बाहर था, गीता ने आरव का हाथ पकड़ा, अपने जरूरी कागजात और एक छोटा सा सूटकेस लिया और बिना किसी को बताए चुपचाप स्टेशन की तरफ निकल गई। अब उसका लक्ष्य सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, बल्कि अपनी बहन निकिता को इस दोहरे जाल से बचाना और अपने आत्मसम्मान की एक नई जंग शुरू करना था। मुंबई की सीमाओं को पीछे छोड़ती हुई महानगरी एक्सप्रेस जब लोहे की पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, तब ट्रेन की खिड़की से सटकर बैठी गीता की आंखें बाहर भागते हुए पेड़ों और बिजली के खंभों को शून्य में निहार रही थी। उसके बगल में 5 साल का आरव उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। आरव का छोटा सा हाथ अभी गीता की उंगली को कसकर पकड़े हुए था, जैसे उसे डर हो कि आंख खुलते ही उसकी मां कहीं ओझल ना हो जाए। गीता के दिमाग में एक अजीब सा बवंडर चल रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त जब ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी, तो उमस और धूल भरे माहौल में गीता ने आरव का हाथ थामा और स्टेशन से बाहर आई। एक ऑटो रिक्शा लेकर वह सीधे उस संकरी पुरानी मध्यम वर्गीय गली की तरफ बढ़ी जहां उसका मायका था। बचपन में जिस घर की दहलीज उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती थी, आज वहां कदम रखते हुए उसके पैर कांप रहे थे। उसे नहीं मालूम था कि इस तरह एक सूटकेस और बच्चे के साथ लौटकर आने पर उसका स्वागत कैसा होगा। जैसे ही ऑटो रिक्शा उस पुरानी सीलन लगी दीवारों वाले 2 मंजिला मकान के सामने रुका, गीता ने किराया चुकाया और सूटकेस उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उसकी मां कल्याणी जी ने खोला था। गीता और आरव को इस हालत में अचानक सामने खड़ा देखकर उनका हाथ जैसे कांप गया। उनके चेहरे पर ममता की जगह एक गहरा डर और घबराहट तैर गई। गीता, तुम इस वक्त यहाँ, और यह सूटकेस? दामाद जी कहाँ हैं? क्या तुम उन्हें बिना बताए आई हो? कल्याणी जी ने दहलीज पर ही सवालों की झड़ी लगा दी, जैसे वे गीता को घर के अंदर आने देने से कतरा रही हो। अम्मा, पहले अंदर तो आने दो, गीता ने थकी हुई आवाज में कहा और आरव को लेकर बैठक में दाखिल हुई। बैठक में उसके पिता सदानंद जी अपने पुराने चश्मे को नाक पर टिकाए हुए कोई सरकारी फॉर्म भर रहे थे। गीता को देखते ही उन्होंने अपनी कलम मेज पर पटक दी। उनका चेहरा सख्त हो गया। गीता, यह क्या बदतमीजी है? नितिन का कल मेरे पास फोन आया था। वह गुस्से में थर थर कांप रहा था। उसने कहा कि तुम घर का सारा काम काज छोड़कर बिना किसी को बताए चुपचाप किसी सहेली के पास चली गई हो। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुम्हारा फोन आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा था। अब मैं क्या जवाब दूं उनको? एक सीनियर मैनेजर की पत्नी होकर तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो, पूरे समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? गीता ने गहरा सब्र किया, अपने सूटकेस को एक तरफ रखा। उसकी गोरी कलाई पर नितिन की उंगलियों के काले, नीले और गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो उस रात की कड़वी दास्तान बयान कर रहे थे। बाबूजी, आप जिसे सीधा और संस्कारी दामाद कहते हैं, उसने एक रात मेरी कलाई सिर्फ इसलिए मरोड़ दी क्योंकि मैंने सुमित के निकम्मेपन पर आवाज उठाई थी। वह पिछले 7 सालों से मुझे हर दिन मारता है, गालियां देता है
और आपके दिए हुए सस्ते सामानों का मजाक उड़ाता है। मैं उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी। सदानंद जी ने उन निशानों की तरफ देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में पिता का दर्द उभरा, लेकिन अगले ही पल उस दर्द को सदियों पुरानी सामाजिक रूढ़ियों और कायरता ने दबा दिया। उन्होंने अपनी गर्दन घुमा ली और कड़े स्वर में बोले, देखो गीता, पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है। पुरुष का स्वभाव थोड़ा कड़ा होता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपना बसा बसाया घर छोड़कर मायके आकर बैठ जाओ। लड़की की डोली जब एक बार उठ जाती है तो उसकी अर्थी ही उस घर से निकलनी चाहिए। यही हमारे खानदान की रीत है। कल्याणी जी ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ गीता, तुम्हारी छोटी बहन निकिता की शादी अभी बाकी है। दामाद जी ने खुद सुमित के लिए उसका हाथ मांगा है। वे कह रहे थे कि दोनों बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर राज करेगी। तो अपनी जिद के चक्कर में अपनी सगी बहन का भविष्य क्यों उजाड़ना चाहती है? औरत को थोड़ा दबकर ही रहना पड़ता है, तभी घर बसता है। गीता अपनी सगी माँ और अपने पिता की यह संकीर्ण, स्वार्थी और डरी हुई सोच देखकर स्तब्ध रह गई। उन्हें अपनी बड़ी बेटी के जिस्म और आत्मा पर लगे घाव नहीं दिख रहे थे। उन्हें चिंता थी तो सिर्फ इस बात की कि उनका रिश्ता संभल जाए और समाज उन पर उंगली ना उठाए। शाम होते होते गीता के आने की खबर उसके बड़े भाई पीयूष और भाभी शालिनी तक पहुंच चुकी थी। पीयूष शहर के एक पॉश इलाके में अपनी पत्नी के साथ एक आधुनिक फ्लैट में रहता था। वह सदानंद जी की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा अपने कर्ज चुकाने और ऐशो आराम के लिए हर महीने ऐंठ लेता था। जब तक गीता का रिश्ता नितिन के साथ ठीक चल रहा था, तब तक पीयूष और शालिनी फोन पर गीता से बेहद मीठी बातें करती थी। लेकिन आज जैसे ही उन्हें पता चला कि गीता हमेशा के लिए घर छोड़ आई है, उनके चेहरे के सारे मुखौटों के रंग उड़ गए। बैठक में पीयूष और शालिनी आकर बैठ गई। शालिनी भाभी ने आते ही अपनी चाय की प्याली को मेज पर जोर से पटका। देखो गीता, मैं तो इस घर की बहू हूँ, लेकिन एक बड़ी बहन के नाते तुम्हें बिल्कुल सीधी और व्यवहारिक बात समझा रही हूँ। तुम कोई परियों की कहानी में नहीं जी रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यह भाई पीयूष बहुत सीधे हैं? जब ये बिजनेस की घाटे या दफ्तर के तनाव से चिढ़कर घर आते हैं तो बात बात पर मुझ पर चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं और कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं। लेकिन क्या मैं अपना घर बार छोड़कर बच्चों को लेकर मायके भाग जाती हूँ? नहीं ना। मैं भी तो सब चुपचाप सहकर समझौता करके गृहस्थी संभाल रही हूँ। हर औरत की यही कहानी है। पति तो चाहता है कि पत्नी उसके साथ ही रहे, लेकिन उसकी मर्जी के आगे दब कर रहे। नितिन जी के पास मुंबई में अपना फ्लैट है, गाड़ी है, आरव का वहां इतना बड़ा स्कूल है। तुम अपनी ये फालतू की ईगो और जिद छोड़ो और चुपचाप वापस मुंबई लौट जाओ। पीयूष ने सोफे पर बैठते हुए पत्नी शालिनी की बात का समर्थन करते हुए बेहद रूखे लहजे में कहा, शालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है गीता। बाबूजी की पेंशन का क्या हाल है तुम्हें अच्छी तरह पता है। मेरे अपने बच्चों की स्कूल फीस और बिजनेस के खर्चे इतने हैं कि मेरा खुद का दम घुट रहा है। ऐसे में अगर तुम और आरव यहाँ आकर बैठ जाओगे तो समाज थूकेगा ही। साथ ही मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों मेरे सिर पर और इस घर पर एक नया बोझ बन जाओगे। हमारे पास तुम्हारी इस नौटंकी को पालने के लिए फालतू पैसे नहीं है। शालिनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना असली पत्ता फेंका। और हाँ, निकिता के लिए जो रिश्ता आ रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। सुमित जैसा बड़े घर का मुंबई का लड़का निकिता को दोबारा ढूंढने से नहीं मिलेगा। तुम दोनों बहनें देवरानी जेठानी बनकर रहोगी तो पुराना सारा मनमुटाव चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है, नितिन जी खुश होकर पीयूष के बिजनेस में भी कुछ मदद करने वाले हैं। तुम अपनी मूर्खता से पूरे परिवार का नुकसान मत करो। अपने सगे भाई के मुंह से खुद के लिए बोझ शब्द सुनना और भाभी के भीतर छिपे इस चरम स्वार्थ को देखना गीता के लिए एक भयानक झटका था। उसे अब साफ साफ दिख गया कि इस दुनिया में खून के रिश्ते भी कितने खोखले और पैसों के तराजू पर तुले हुए होते हैं। जब तक वह एक अमीर मैनेजर की पत्नी थी, वह इस घर की शान थी। आज जब वह बेसहारा होकर अपने आत्मसम्मान के लिए लौट कर आई तो वह पल भर में अपने ही भाई के लिए बोझ बन गई।
गीता ने अपनी आंखें बंद की, आरव को अपनी बाहों में कस कर भींचा। उसके भीतर का दर्द अब पूरी तरह से एक ठंडी जलती हुई आग में तब्दील हो चुका था। उसने शालिनी और पीयूष की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, भाभी, आपने जो समझौता अपनी जिंदगी में किया है वह मुबारक हो आपको, लेकिन मैं अपनी और अपनी बहन की जिंदगी को इस तरह किसी के पैरों की जूती नहीं बनने दूंगी। और भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरा बेटा आपके घर पर या आपकी जेब पर कभी एक ढेले का बोझ नहीं बनेंगे। मैं अपनी राह खुद बनाना जानती हूँ। गीता का यह कड़ा तेवर देखकर पीयूष और शालिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुंबई के उस बंद फ्लैट में 7 साल तक पिसने वाली गीता के भीतर इतनी बड़ी बगावत पनप चुकी थी। अब 20 दिन बीत गए। इलाहाबाद की उस उमस भरी शाम में उस पुराने घर की बैठक में हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि किसी का भी दम घुट जाए। गीता और उसके भाई भाभी के बीच का झगड़ा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अचानक बाहर गली में एक सफेद रंग की टैक्सी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा जोर से खुला और उसमें से जो शख्स उतरा उसे देखकर सदानंद जी के चेहरे पर घबराहट और सम्मान का एक अजीब सा मिश्रण उभर आया। वह नितिन था। उसके पीछे पीछे उसके बूढ़े पिता दया शंकर जी और उसका छोटा भाई सुमित भी गाड़ी से बाहर निकले। नितिन के चेहरे पर हमेशा की तरह वही सदा हुआ कॉर्पोरेट मैनेजर वाला अहंकार था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार गीता की इस बगावत को कुचलने का एक हिंसक इरादा साफ चमक रहा था। अरे दामाद जी, आप और समधी जी भी साथ हैं। सदानंद जी लगभग दौड़ते हुए दरवाजे पर गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पीयूष भी तुरंत नितिन के स्वागत में झुक गया। शालिनी तो मानो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई चाय पानी का इंतजाम करने के लिए रसोई की तरफ लपकी, जैसे घर में कोई देवदूत आ गया हो। नितिन बिना किसी शिष्टाचार के सीधे बैठक के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। फिर अपनी पैनी ठंडी नजरें कोने में आरव को सीने से लगाई खड़ी गीता पर टिका दी। सदानंद जी, हम यहाँ कोई औपचारिकता करने नहीं आए हैं, दया शंकर जी ने कहा। आपकी बेटी ने हमारे घर की इज्जत को बोरीवली के चौराहे पर नीलाम कर दिया है। बिना बताए घर से भागना चोरों का काम होता है, लेकिन हमारे नितिन का दिल बहुत बड़ा है। यह इस औरत को और अपने बेटे आरव को वापस ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक कड़क शर्त है। जी समधी जी, आप जो कहेंगे हमें मंजूर है, बस हमारी बेटियों का घर बसार है, सदानंद जी ने कातर स्वर में कहा। फिर दया शंकर जी ने कहा, अब जब सुमित भी यहाँ मौजूद है तो हम कोई छोटी मोटी रस्म करके बात पक्की कर लेते हैं। तभी नितिन ने आगे बढ़कर पीयूष के कंधे पर हाथ रख दिया। पीयूष, मैं जानता हूं कि तुम्हारे नए बिजनेस को सप्लाई की सख्त जरूरत है। अरे दामाद जी, इससे उत्तम बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। पीयूष का चेहरा भी लालच में चमक उठा। उन्होंने तुरंत रसोई की तरफ देखकर आवाज लगाई, निकिता, निकिता बेटी, जरा बाहर आओ। देखो, जीजा जी और तुम्हारे होने वाले ससुर जी आए हैं, आकर उनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो। तभी रसोई का सूती पर्दा हटा और निकिता बाहर आई। वह अब तक अंदर कमरे में बैठी अपनी दीदी के आंसुओं और इन पुरुषों के स्वार्थी सौदों की एक एक बात सुन रही थी। वह आज के दौर की आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी आंखों में कोई डर या झिझक नहीं, बल्कि एक ऐसी धधकती हुई आंख थी जो इस पूरे पाखंड को भस्म करने के लिए काफी थी। मैं इस घटिया और लालची खानदान में शादी करने के लिए कभी हार नहीं कहूंगी, और ना ही मेरी गीता दीदी उस नरक में वापस जाएंगी। निकिता की कड़क बुलंद आवाज पूरी बैठक में बिजली की तरह गूंज उठी। पूरे कमरे में जैसे सांप सूंघ गया। सदानंद जी का चेहरा फीका पड़ गया और पीयूष गुस्से से तमतमा उठा। निकिता, तेरी यह हिम्मत, बड़ों के सामने जबान लड़ाती है। चुपचाप जीजा जी के पैर छू, वरना मैं मार मार कर तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। पीयूष ने हाथ उठाते हुए निकिता की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि पीयूष का हाथ निकिता तक पहुंचता, गीता बिजली की तेजी से आगे आई। उसने बीच में खड़े होकर पीयूष का उठा हुआ हाथ हवा में ही इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि पीयूष अपनी जगह ठिठक गया।
गीता की आंखों में 7 साल का संचित दर्द अब एक अडिग चट्टान बन चुका था। खबरदार भाई साहब। गीता की आवाज में वह कपकपी नहीं थी जो मुंबई के बेडरूम में हुआ करती थी। अगर आज के बाद मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत भी की तो मुझे आज बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है कि इस घर में हमारा कोई अपना नहीं है। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के गुलाम हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम सुखी रहें या दुखी। और बाबूजी, आपको सिर्फ समाज की झूठी इज्जत दिखती है। धिक्कार है ऐसी सोच पर। नितिन ने अपनी हार होते देखकर अपने चेहरे का मुखौटा पूरी तरह उतार फेंका। वह हिंसक अंदाज में गीता के करीब आया और उसके चेहरे के सामने अपनी उंगली लहराते हुए बोला, गीता, तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे परिवार का अपमान करने की? अगर आज तुम चुपचाप मेरे साथ मुंबई नहीं चली हो तो मैं कोर्ट में तुम्हें घसीटूंगा। तुम्हारी सारी इज्जत कोर्ट के चक्कर काटते काटते नीलाम हो जाएगी। और याद रखना, आरव की कस्टडी तो मैं तुमसे ऐसे छीनूंगा कि तुम उसकी सूरत देखने के लिए भी तरस जाओगी। सुमित ने भी पीछे से हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, भैया के पास मुंबई के सबसे बड़े वकील हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी निकिता ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसने अपने हाथ में थमा एक कड़क कागज का लिफाफा निकाला और उसे सीधे नितिन के सीने पर दे मारा। कागजात बिखर कर मेज पर गिर गए। नितिन, अपनी यह कॉर्पोरेट धमकी और वकीलों का रौब अपने पास ही रखो। निकिता ने नितिन की आंखों में आंखें गड़ा कर कहा, यह तुम्हारी घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और दहेज के लालच के खिलाफ कोर्ट का समन और पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है। मुंबई के उस फ्लैट में दीदी ने भले ही सब कुछ चुपचाप सहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हर एक तारीख, हर एक चोट की तस्वीर और तुम्हारे द्वारा भेजे गए धमकियों वाले मैसेज का पूरा रिकॉर्ड संभाल कर रखा था, जो अब मेरे पास सुरक्षित है। कानून की जिस कस्टडी की तुम बात कर रहे हो ना, उसमें तुम्हारी जमानत होना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी उस बूढ़ी माँ और तुम्हारे इस निकम्मे जुआरी भाई सुमित को भी जब पुलिस घसीटते हुए थाने ले जाएगी ना, तब तुम्हारी इस परफेक्ट फैमिली की सारी भलमनसाहत बोरीवली की सड़कों पर बिखर जाएगी। नोटिस पर कोर्ट और पुलिस की मुहर देखकर नितिन, दया, शंकर और सुमित के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दो मध्यम वर्गीय सीधे घरों की बहनें मिलकर उनके इतने बड़े रसूखदार साम्राज्य को इस तरह कानूनी तौर पर घुटनों पर ला देंगी। नितिन का सारा घमंड, सारी कॉर्पोरेट हेकड़ी पल भर में गायब हो गई। वह समझ गया था कि पासा पूरी तरह पलट चुका है। पीयूष और सदानंद जी अब चिल्ला रहे थे, तुम दोनों पागल हो गई हो, बर्बाद कर दोगी खानदान को। लेकिन दोनों बहनों ने आज उनकी उस घटिया पुरानी रूढ़िवादी सोच की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। पिता की वह सदियों पुरानी सोच की बेटियों को हमेशा दबकर और सह कर ही रहना चाहिए, और भाई का वह संकीर्ण मानसिकता की बहनें उसके सिर पर बोझ बन जाएंगी। दोनों बहनों ने एक ही झटके में उस पूरी सड़ी गली व्यवस्था को अपने पैरों तले कुचल दिया था। धीरे धीरे 2-4 महीने बीत गए। अब गीता को उस नरक से हमेशा हमेशा के लिए अंतिम मुक्ति मिल चुकी थी। चलो निकिता। गीता ने आरव का हाथ थामकर अपने सूटकेस की तरफ कदम बढ़ाया। इस घर में अब हमारी आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। उस उमस भरी रात को दोनों बहनों ने आरव को साथ लिया और उस स्वार्थी मायके की दहलीज को हमेशा के लिए पार कर गई। इलाहाबाद और मुंबई के उन कड़वी, स्वार्थी और खोखले रिश्तों की दुनिया को पीछे छोड़कर गीता और निकिता ने एक नए जीवन की राह चुनी। निकिता, जो अपनी पढ़ाई और कंप्यूटर के हुनर में हमेशा से अव्वल थी, उसे अपने दोस्त की मदद से बेंगलुरु की एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में बेहतरीन पैकेज पर नौकरी मिल गई। उसने गीता का हाथ थामकर बड़े गर्व से कहा था, दीदी, अब पैसों का रोना रोने वाले वो दिन चले गए। गीता ने भी बड़े शहरों की उस चकाचौंध को पूरी तरह नकार दिया जिसने उसे सिर्फ घाव दिए थे। लेकिन उसने अपने गांव हिमाचल प्रदेश की राह चुनी, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक पक्की सहेली थी जिसने उसके लिए मदद की हाथ बढ़ाई। गीता अपने दम पर कुछ करना चाहती थी और निकिता का सपोर्ट तो था ही उसके पास।
अब सैलपुरम में गीता को आए हुए अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे। नवंबर का महीना था और पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। गीता ने एक घर किराए पर लिया था जो कि उसकी पक्की सहेली के पति का ही था। सहेली जानबूझकर किराया नहीं लेती, लेकिन गीता कहाँ मानने वाली थी। घर के आगे एक छोटा सा लकड़ी का बरामदा था जहां से दूर बर्फ से ढकी चोटियां साफ दिखाई देती थी। गीता ने अपनी कंप्यूटर की जानकारी और इलाहाबाद में की गई अपनी पढ़ाई के दम पर शैलपुरम के राजकीय कला और हस्तशिल्प विकास केंद्र में एक प्रशासनिक सहायक और स्टोर मैनेजर की नौकरी पाली थी। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ पहाड़ी औरतें दिन भर ऊनी कपड़े बुनती, हस्तशिल्प बनाती और गीता उनके सामान का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर पर दर्ज करती और उनके पारिश्रमिक का हिसाब रखती थी। इस काम ने और यहाँ की शुद्ध शांत हवाओं ने धीरे धीरे गीता के भीतर एक नया विश्वास, एक नया आत्मसंतोष भर दिया था। उसका बेटा आरव अब धीरे धीरे उस पुराने खौफ से बाहर आ रहा था। उसका दाखिला पास के ही एक सेंट मैरी मिशन स्कूल में करा दिया गया था। मुंबई के उस फ्लैट की तुलना में आरव यहाँ ज्यादा खुश रहता था। उसके गालों पर पहाड़ी की प्राकृतिक लालिमा आने लगी थी और उसकी आंखों का वो पुराना सन्नाटा अब कोतूहल में बदल रहा था। एक शाम दफ्तर से लौटने के बाद गीता रसोई में आरव के लिए गरम सूप तैयार कर रही थी। बाहर पहाड़ों पर शाम का अंधेरा बहुत जल्दी घिर जाता था और हवाओं में बर्फ की ठंडी गंध तैरने लगी थी। आरव घर के ठीक बाहर बने छोटी सी लकड़ी की बरामदे की ढलान पर खेल रहा था। वह अचानक सन्नाटे को चीरती हुई बाहर से आरव की एक तेज और डरी हुई चीख सुनाई दी। मम्मी! गीता के हाथ से बर्तन छूटते छूटते बचा। उसका कलेजा मुंह को आ गया। नितिन की वो पुरानी धमकियां कि तुम इस बच्चे को संभाल नहीं पाओगी, यह तुमसे छिन जाएगा, एक पल के लिए उसके दिमाग में कौंध गई। वह घबरा कर नंगे पैर ही बरामदे की तरफ भागी। आरव का पैर ढलान की सूखी फिसलन भरी पत्तियों पर फिसल गया था और वह नीचे पत्थरों की पगडंडी की तरफ तेजी से लुढ़क रहा था। गीता की सांसें पूरी तरह अटक गईं, लेकिन इससे पहले कि आरव नीचे लगे नुकीले पत्थरों से टकराता, ढलान के नीचे की पगडंडी से आते हुए एक लंबे मजबूत कद के इंसान ने अपनी फुर्ती दिखाई। उसने तेजी से आगे बढ़कर आरव को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। वह इंसान आरव को अपने सीने से समेटते हुए खुद घुटनों के बल बैठ गया ताकि बच्चे को एक खरोच तक न आए। गीता हाफती हुई अपनी साड़ी का पल्लू संभालती नीचे भागी। आरव, आरव बेटा, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी आवाज में ममता का चरम डर था। आरव ने डर के मारे उस अजनबी इंसान की वुलन जैकेट को अपनी नन्ही उंगलियों से कसकर पकड़ कर रखा था। उस इंसान ने आरव को बिल्कुल नहीं डराया। उसने आरव के सिर को बहुत धीरे से सहलाया। चैंपियन, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। देखो बहादुर लड़के, ऐसी छोटी मोटी फिसलन पर रोते नहीं है। उसने आरव को बहुत धीरे से खड़ा किया और उसकी पैंट पर लगी मिट्टी के दाग को झाड़ने लगा। फिर उसने अपनी जैकेट की गहरी जेब से एक छोटा सा चिकना जंगली पहाड़ी अखरोट निकाला और आरव की नन्ही हथेली पर रख दिया। यह लो, यह जादुई पहाड़ी अखरोट है। इसे अपनी जेब में रखोगे तो पहाड़ों के देवता कभी तुम्हारा पैर फिसलने नहीं देंगे। आरव ने अपने आंसू पोंछे और उस भूरे अखरोट को देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसका डर गायब हो चुका था। गीता ने उस इंसान की तरफ देखा। हल्के भूरे रंग की वुलन जैकेट, पैरों में भारी ट्रैकिंग बूट्स, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सा ठहराव, एक ऐसी स्थिरता जो सिर्फ पहाड़ों में ही होती है। वह सुनील था। सुनील, जो सैलपुरम के राजकीय वन विभाग की केंद्रीय नर्सरी में एक सीनियर वनस्पति शास्त्री था। वह पिछले 3 सालों से इस पहाड़ी कस्बे में अकेला रहता था और पौधों की नई प्रजातियों पर रिसर्च करता था। कस्बा बहुत छोटा था, इसीलिए गीता ने उसे 1-2 बार स्थानीय बाजार में देखा था, लेकिन कभी कोई बात नहीं हुई थी। नितिन के विपरीत सुनील का चेहरा बिल्कुल सादा, गंभीर और पारदर्शी था। उसकी आंखों में कोई चालाकी या वासना नहीं थी, बल्कि पहाड़ों जैसी एक शांत, शीतल और गहरी गरिमा थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
गीता ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। अगर आप सही समय पर नीचे नहीं होते तो न जाने आज क्या हो जाता। कोई बात नहीं। सुनील ने सीधे खड़े होते हुए अपनी जैकेट ठीक की। उसकी लंबाई नितिन से काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज में कोई घमंड नहीं था। इन पहाड़ी रास्तों पर जब सूखी पत्तियां बिछी होती है तो बड़ों बड़ों के पैर फिसल जाते हैं। यह तो अभी बच्चा है, नया है यहाँ के लिए। शाम को जब धुंध बढ़ने लगे तो इसे बाहर अकेले मत छोड़िए। पहाड़ों का मिजाज बहुत जल्दी बदलता है। सुनील ने एक बार फिर आरव की तरफ देखकर मुस्कुराया, अपना बैग संभाला और बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता या गीता को घूरने की कोशिश की चुपचाप अपनी पगडंडी पर आगे बढ़ गया। गीता उसे जाते हुए देखती रही। उस अजनबी के शब्दों में एक ऐसी परवाह थी जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। गीता ने आरव को गले से लगाया और उसे लेकर घर के अंदर चली गई। अब दिसंबर की शुरुआत होते ही सैलपुरम की वादियों ने पूरी तरह से सफेद चादर ओढ़ ली थी। गीता के छोटे से पहाड़ी घर के आंगन में लगी लोहे की अंगीठी से निकलता हुआ धुआं आसमान की धुंध में विलीन हो रहा था। इस बेहद कपकपाती ठंड में भी गीता के भीतर एक ऐसी गर्माहट थी जो उसने पिछले 7 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। वह आत्मनिर्भरता की गर्माहट थी, अपने पैरों पर खड़े होने का वह सुकून था जो किसी भी आलीशान फ्लैट की सुख सुविधाओं से कहीं बढ़कर था। सुबह के ठीक 9 बजे गीता अपने ऊनी शॉल को बदन पर अच्छी तरह लपेटकर आरव का हाथ थामे पगडंडी से नीचे उतर रही थी। आरव को स्कूल छोड़कर उसे सीधे हस्तशिल्प केंद्र पहुंचना था। पहाड़ों के ये बर्फीले रास्ते जितने खूबसूरत दिखते हैं, चलने में उतने ही जोखिम भरे रहते हैं। जब वह हस्तशिल्प केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां लोगों की काफी भीड़ जमा थी। पास ही वन विभाग की एक बड़ी सी जीप खड़ी थी, जिसमें कुछ कर्मचारी देवदार के छोटे पौधे और औषधीय लताओं के गमले उतार रहे थे। भीड़ के बीचों बीच सुनील खड़ा था और हाथों में एक क्लिप बोर्ड थामे कर्मचारियों को निर्देश दे रहा था। हस्तशिल्प केंद्र के निर्देशक ठाकुर अमर सिंह जी, जो एक बुजुर्ग और बेहद सम्मानित पहाड़ी व्यक्ति थे, उन्होंने गीता को देखते ही आवाज दी। आइए गीता बेटा, जरा इधर आइए। यह हमारे शैलपुरम वन विभाग के मुख्य वनस्पति शास्त्री हैं सुनील जी। वन विभाग और हमारा हस्तशिल्प केंद्र मिलकर इस बार पहाड़ी महिलाओं के लिए एक नई वर्कशॉप शुरू कर रहा है, जहां उन्हें दुर्लभ पहाड़ी जड़ी बूटियों से प्राकृतिक रंग और सुगंधित तेल बनाना सिखाया जाएगा। सुनील जी ही इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे हैं। आप हमारे केंद्र की मुख्य प्रशासनिक सहायक हैं, इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्यूटर डेटा, महिलाओं का पंजीकरण और बजट का लेखा जोखा आपको ही संभालना होगा। गीता ने धीरे से हाथ जोड़कर सुनील का अभिवादन किया। नमस्ते। सुनील ने अपनी गंभीर और पारदर्शी आंखों से गीता की तरफ देखा। नमस्ते गीता जी। अमर सिंह जी ने आपके काम की बहुत तारीफ की है। मुझे खुशी है कि इस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। इस काम में शुद्धता और बारीकी की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो महिलाएं यहाँ सीखने आएंगी वे बहुत ही सीधे और ग्रामीण परिवेश से हैं। आप निश्चिंत रहिए सुनील जी, गीता ने आत्मविश्वास से कहा। मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगी कि एक एक महिला का रजिस्ट्रेशन और उनके मानदेय का हिसाब पूरी पारदर्शिता से हो। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारे केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। नितिन के साथ बिताए गए उन सालों में गीता जब भी किसी बाहरी पुरुष से बात करती थी तो उसके मन में एक अजीब सा खौफ और झिझक रहती थी, क्योंकि नितिन का शक्की मिजाज हर बात पर बवंडर खड़ा कर देता था। वह पुरुषों की नजरों में छिपे उस टटोलते हुए भाव से डरती थी, और सुनील के साथ खड़े होकर बात करते हुए उसे एक अजीब सी सुरक्षा और सहजता का एहसास हुआ। सुनील की बातचीत में कोई बनावटीपन नहीं था, ना ही वह अपनी ऊंची पोस्ट का कोई रौब दिखा रहा था। वह केवल अपने काम और उन पहाड़ी महिलाओं के कल्याण के प्रति समर्पित दिख रहा था। वर्कशॉप शुरू हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। इन 14 दिनों में गीता और सुनील का रोज का मिलना जुलना हो गया था। दफ्तर के काम के सिलसिले में घंटों दोनों एक साथ बैठकर फाइलों और कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते थे। इसी दौरान गीता ने जाना कि सुनील एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि वह पहाड़ों के जीवन, यहाँ की मिट्टी और
यहाँ के लोगों के प्रति गहरी संवेदना रखता था। वह दिल्ली के एक बेहद रईस और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने बड़े शहरों की उस नकली और दिखावे की दुनिया को छोड़कर पहाड़ों के इस एकांत को चुना था। एक शाम जब वर्कशॉप का काम खत्म हो चुका था और सभी महिलाएं व कर्मचारी जा चुके थे, हस्तशिल्प केंद्र के बड़े से हॉल में केवल गीता और सुनील बचे थे। बाहर अचानक मौसम खराब हो गया था, बिजली गुल हो चुकी थी और हॉल के कोने में जल रही एक बड़ी सी लालटेन की मध्यम रोशनी में दोनों मेज पर फैली फाइलों को समेट रहे थे। गीता जब एक भारी फाइल को ऊपर रैक पर रखने की कोशिश कर रही थी तो उसकी ऊनी शॉल का एक कोना नुकीली कील में फंसकर खींच गया। शॉल के सरकते ही उसकी सूती कुर्ती का आस्तीन ऊपर हो गई और लालटेन की पीली रोशनी सीधे उसकी कलाई पर जाकर पड़ी। हालांकि इलाहाबाद से आए उसे 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था और नितिन द्वारा दिए गए वो शारीरिक घाव अब काफी हद तक मिट चुके थे, लेकिन उसकी कलाई की त्वचा पर अभी भी एक हल्का मटमेला सा बदसूरत निशान मौजूद था जो उस गहरे टॉर्चर की गवाही दे रहा था। सुनील का ध्यान अचानक उस निशान पर गया। उसकी आंखों की वो शांत गहराई पल भर के लिए एक गंभीर सोच में बदल गई। वह जान गया था कि यह किसी दुर्घटना का निशान नहीं था, बल्कि यह किसी के द्वारा बेहद क्रूरता से मरोड़े जाने की अमिट लकीर थी। गीता जी, पहाड़ों की ये जो मिट्टियां होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है। इन पर जब कोई भारी पत्थर गिरता है तो ये थोड़ी देर के लिए नीचे धंस जाती हैं, लेकिन बारिश के बाद ये खुद को फिर से हरा भरा कर लेती हैं। लेकिन इंसानी जिस्म और आत्मा पर लगे कुछ निशान ऐसे होते हैं जिन्हें मिटने में बहुत वक्त लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि शैलपुरम की इस असीम शांति के पीछे आप अपने भीतर कौन सा तूफान छुपा कर आई हैं? सुनील का यह सवाल कोई बकवास या किसी की निजी जिंदगी में ताक-झांक करने वाला नहीं था। उसकी आवाज में एक ऐसा अपनापन और आदर था कि गीता का बांध, जो उसने पिछले 6 महीनों से पूरी दुनिया के सामने बड़ी मुश्किल से बांध रखा था, अचानक तड़क गया। सुनील जी, बड़े शहरों की जो ऊंची ऊंची इमारतें और सूट-बूट वाले सभ्य लोग होते हैं ना, उनके बंद कमरों के पीछे एक ऐसा नरक होता है जिसकी कल्पना भी कोई सीधा इंसान नहीं कर सकता। मैं 7 साल तक एक ऐसे सोने के पिंजरे में कैद थी जहां मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा हर दिन थोड़ी थोड़ी मारी जाती थी। जिसे इंसान आदर्श पति और सीनियर मैनेजर कहता था, वह घर के भीतर एक जल्लाद था। जब उसने अपनी सारी हदें तोड़ दी, तब मेरे भीतर की औरत जाग उठी। मैं सब कुछ छोड़कर अपने बेटे को लेकर इस शांत माटी में चली आई, ताकि मैं कम से कम चैन की सांस ले सकूं और अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकूं। सुनील ने चुपचाप उसकी पूरी बात सुनी। उसने ना तो कोई झूठी सांत्वना दी, ना ही नितिन के खिलाफ कोई फालतू की गालियां बकी। वह बस कुछ पल मौन खड़ा रहा। फिर उसने लालटेन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बेहद सम्मान के साथ कहा, गीता जी, जो पेड़ तूफान के आगे झुक जाते हैं वे अक्सर बच जाते हैं, लेकिन जो चट्टानें तूफान के सामने सीना तान कर खड़ी होती हैं, वे भले ही थोड़ी टूटती हैं पर अपनी जगह कभी नहीं छोड़ती। आपने अपने लिए और अपने बेटे के लिए जो स्टैंड लिया, वह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी असीम ताकत का सबूत है। इस सैलपुरम की माटी में यह हुनर है कि यह हर जख्म को भर देती है। आप यहाँ अकेली नहीं हैं। इस समाज में अगर कुछ लोग वैसे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी इस आजादी और आपके इस संघर्ष का पूरे दिल से सम्मान करते हैं। सुनील की इन बातों ने गीता के सीने से एक बहुत भारी बोझ उतार दिया था। उसने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में हर पुरुष नितिन जैसा सक्रिय, अत्याचारी और बीमार मानसिकता का नहीं होता। कुछ पुरुष सुनील जैसे भी होते हैं, जो औरत को पैर की जूती नहीं बल्कि उसके अस्तित्व और उसके संघर्ष को एक गरिमामय सम्मान देते हैं। बर्फीली सर्दियों के भारी दिन धीरे धीरे गुजर गए और मार्च का महीना आते ही सैलपुरम की वादियों ने एक बार फिर करवट बदली। पहाड़ों पर जमी सफेद बर्फ अब पिघल कर नदी में कलकल करती संगीतमयी आवाज के साथ बह रही थी। पहाड़ों का यह वसंत केवल प्रकृति में नहीं बल्कि गीता और आरव के जीवन में भी एक नई बहार लेकर आया था। गीता अब हस्तशिल्प केंद्र के सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण चेहरों में से एक बन चुकी थी। उसकी लगन
ईमानदारी और कंप्यूटर की समझ के कारण केंद्र का काम बहुत व्यवस्थित हो गया था। पहाड़ी महिलाएं उसे केवल एक मैडम नहीं, बल्कि अपनी छोटी या बड़ी बहन मानने लगी थी। वे अक्सर अपने घरों से मक्के की ताजा रोटी, सरसों का साग या पहाड़ी खुबानी लाकर गीता को बड़े चाव से खिलाती थी। इस निश्छल और सीधे पहाड़ी समाज ने गीता को वह अपनत्व दिया था जिसके लिए वह मुंबई के उस अपार्टमेंट में तरस गई थी। आरव के जीवन में भी एक जादुई बदलाव आ चुका था। वह अब स्कूल के बाद अक्सर सुनील के साथ वन विभाग की केंद्रीय नर्सरी में दिखाई देता था। सुनील ने आरव के लिए नर्सरी के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी क्यारी बना दी थी, जिसे आरव ने आरव का बगीचा नाम दिया था। एक खिली हुई धूप वाली दोपहर गीता दफ्तर का कुछ काम निपटा कर नर्सरी की तरफ आई। दूर से ही उसे आरव की बेबाक और गूंजती हुई खिलखिलाहट सुनाई दी। गीता के कदम वहीं ठिठक गए। उसने देखा कि सुनील जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके दोनों हाथ मिट्टी में सने हुए थे और वह आरव को बहुत प्यार से सिखा रहा था कि एक नन्हे पौधे की जड़ों को मिट्टी में कैसे रोपा जाता है। गीता पेड़ की ओट में यह खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों के कोर भीगे हुए थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक असीम तृप्ति के थे। जैसे ही सुनील की नजर पेड़ के पीछे खड़ी गीता पर पड़ी, वह मुस्कुराया और जमीन से उठकर खड़ा हो गया। आइए गीता जी, सुनील ने अपने हाथ एक साफ कपड़े से पोंछते हुए कहा। देखिए, आपके बेटे ने आज पूरे 5 नए पौधे लगाए हैं। यह बहुत जल्दी सीखता है। यह सब आपकी दी हुई सीख और आपके प्यार का नतीजा है सुनील जी। गीता ने सुनील की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहरा आदर था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आरव कभी इस तरह खुलकर हंस पाएगा। आपने इसके जीवन से उस खौफनाक परछाई को पूरी तरह मिटा दिया है। सुनील कुछ कहने ही वाला था कि अचानक नर्सरी के मुख्य गेट पर एक तेज और भारी हॉर्न की आवाज गूंजी। पहाड़ों के इस शांत वातावरण में वह आवाज बहुत अजीब और कर्कश लग रही थी। गीता ने मुड़कर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह नितिन था। उसके साथ उसका वकील और पीछे सुमित भी गाड़ी से बाहर निकला। नितिन ने आज भी वही महंगा सूट पहन रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुराना कॉर्पोरेट अहंकार अब एक बौखलाहट और गुस्से में बदल चुका था। नितिन ने नर्सरी के भीतर कदम रखा। उसकी नजर जब मिट्टी से सने आरव और गीता के पास खड़े सुनील पर पड़ी, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या और नफरत की एक हिंसक चमक उभर आई। वह तेज कदमों से गीता की तरफ बढ़ा। तो यहाँ छिपी बैठी हो तुम? नितिन ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, जिससे नर्सरी के कुछ कर्मचारी भी अपनी जगह रुक गए। इलाहाबाद में बड़ी बड़ी बातें करके मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठे केस ठोक कर तुम इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में इस मामूली आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। गीता, तुम्हारी यह औकात? मेरे आलीशान फ्लैट और ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर तुम यहाँ इस मिट्टी और कीचड़ में रह रही हो। नितिन, तमीज से बात करूं और इस पवित्र जगह से तुरंत बाहर निकलो। गीता ने पहली बार असीम साहस के साथ कदम आगे बढ़ाया। अब वह मुंबई की लाचार गीता नहीं थी। शैलपुरम की माटी ने उसे अपनी रक्षा खुद करना सिखा दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नितिन ने एक हंसी बिखेरी और अपने वकील की तरफ इशारा किया। वकील ने अपने बैग से एक कानूनी दस्तावेज निकाला। गीता, यह आरव की कस्टडी का नोटिस है। नितिन ने दांत भींचते हुए कहा। तुम जैसी एक मामूली बेरोजगार और मानसिक रूप से अस्थिर औरत के पास मेरा बेटा नहीं रहेगा। मैं कोर्ट में साबित कर चुका हूं कि तुम घर से बिना बताए भागी हो और यहाँ किसी गैर मर्द के साथ रह रही हो। आरव को भी मैं अभी और इसी वक्त अपने साथ मुंबई ले जाऊंगा। नितिन ने आगे बढ़कर आरव का हाथ पकड़ने के लिए झटका दिया। आरव डर की मारी चीख पड़ा, मम्मी! लेकिन इससे पहले कि नितिन की उंगलियां आरव को छू पाती, सुनील एक कड़कती हुई बिजली की तरह बीच में आकर खड़ा हुआ। उसने नितिन की कलाई को हवा में ही इतनी मजबूती से दबोच लिया कि नितिन के मुंह से एक दर्द भरी कराह निकल गई। सुनील की आंखों की वो शांत गहराई अब एक खौफनाक तूफान में बदल चुकी थी। उसकी भुजाओं की ताकत के आगे नितिन का वह जिम वाला जिस्म बिल्कुल बौना साबित हो रहा था। अपनी ये गंदी जुबान और ये क्रूर हाथ अपनी हद में रखो मिस्टर। सुनील की भारी, गंभीर और कड़क आवाज पूरी नर्सरी में शेर की दहाड़ की तरह गूंज उठी।
यह मुंबई का वो बंद फ्लैट नहीं है जहां तुम एक बेसहारा औरत पर अपनी मर्दानगी का रौब दिखाते थे। यह सैलपुरम है और यहाँ की हवाएं और यहाँ के लोग अपनों की रक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं। तुम तुम कौन होते हो हमारे पारिवारिक मामलों में पड़ने वाले? मैं इसका कानूनी पति हूँ और यह मेरा बेटा है। नितिन ने अपनी कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए चिल्ला कर कहा। सुमित भी पीछे से आगे बढ़ा, लेकिन वन विभाग के 4-5 मजबूत पहाड़ी कर्मचारी लाठियां और कुल्हाड़ी लेकर सुनील के पीछे आकर खड़े हो गए। पहाड़ी कर्मचारियों की वह कड़कती हुई मुद्रा देखकर सुमित के कदम वही थम गए। सुनील ने नितिन की कलाई को एक झटके के साथ पीछे धकेला, जिससे नितिन 2 कदम पीछे जाकर लड़खड़ा गया। सुनील ने अपने कोट की जेब से अपना आईडी कार्ड और वन विभाग का एक सरकारी आदेश निकाला। मिस्टर सिंह, मैं इस क्षेत्र का चीफ वनस्पति शास्त्री होने के साथ साथ इस हस्तशिल्प केंद्र का कानूनी सलाहकार भी हूँ। तुमने यहाँ आकर एक सरकारी कर्मचारी को डराने, सरकारी संपत्ति पर हंगामा करने और एक महिला का मानसिक उत्पीड़न करने का अपराध किया है। अगर अगले 2 मिनट के भीतर तुम्हारी यह गाड़ी इस सैलपुरम की सीमाओं से बाहर नहीं गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस वकील को इसी वक्त वन विभाग के गैर जमानती कानून के तहत जेल के भीतर डलवा दूंगा, जहां से तुम्हारी बेल होना भी नामुमकिन हो जाएगा। नितिन ने सुनील की आंखों में वह कड़ा अडिग शासन देखा जिसे हिलाना उसकी बस की बात नहीं थी। उसने चारों तरफ खड़े उन वफादार पहाड़ी लोगों को देखा जो गीता की एक आवाज पर नितिन को मिट करने के लिए तैयार थे। नितिन समझ गया था कि यहाँ उसका कोई पाखंड, कोई भी पैसा या वकीलों का रौब नहीं चलने वाला था। उसका चेहरा शर्म, हार और गुस्से से काला पड़ गया। गीता, तुम इसका अंजाम भुगतोगी, नितिन ने बदहवासी में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा। अंजाम तो तुम भुगत रहे हो नितिन, और आगे भी भुगतोगे, गीता ने पूरी गरिमा और दृढ़ता के साथ कहा। अब इस जिंदगी पर और मेरे बेटे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। नितिन, सुमित और उनका वकील चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेज रफ्तार से धूल उड़ाती हुई पहाड़ी रास्तों से नीचे उतर गई। अतीत का वह आखिरी काला साया भी हमेशा हमेशा के लिए सैलपुरम की वादियों से ओझल हो चुका था। आरव दौड़ कर आया और उसने गीता और सुनील दोनों के हाथ थाम लिए। सुनील ने झुककर आरव को अपनी गोद में उठा लिया और गीता की तरफ देखा। गीता की आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक आजाद आसमान की चमक थी। दोनों चुपचाप पगडंडी से ऊपर अपने उस छोटे से लकड़ी के घर की तरफ बढ़ने लगे, जहां उनका अपना एक नया, सुरक्षित और सम्मानजनक संसार उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।